Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurabh Gautam, and in today's video lecture we are going to discuss conductometric titrations. Okay, titrations आपको पता है जब जैसे मान लो ये बीकर में आपने एसिड लिया और ऊपर से आप बेस डाल रहे हो. ओके, एंड यू आर टाइट्रेटिंग एसिड विद बेस. इसमें ऐसा क्यों करते हैं? एक की कंसंट्रेशन आपको पता होती है, दूसरी की आपने निकालनी होती है. then we do titrations. Okay, and in case of conductometric titrations, as the titration carried out, you will observe time to time conductance of the solution which appear to be in the beaker. जो बीकर में सोल्यूशन होगा उसकी आपने टाइम टू टाइम कंडक्टेंस नोट करनी है, एंड यू हैव टू प्लॉट द कंडक्टेंस अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विच इज एडिड फ्रॉम द बिरट. ओके, क्लियर. और ग्राफ ड्रॉ करना है. क्लियर. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा. क्लियर. जैसे सिंपल टाइट्रेशन के दौरान इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे मिलता है? जैसे जब मान लो यहाँ पे आपने फिनॉल्फथलीन डाला है एज ए इंडिकेटर. ओके, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने थोड़ा बहुत टाइट्रेशन करी हुई है. फिनॉल्फथलीन एज ए इंडिकेटर यहाँ पे डाला हुआ, तो ये एसिड में फिनॉल्फथलीन का कलर जो होता है वो कलरलेस ही होता है, तो ये सोल्यूशन कलरलेस रहेगा. ओके, बट एज NaOH इज एडेड टू द सोल्यूशन, और यू कैन से एज दी टाइट्रेशन इज कैरिड आउट, तो होगा क्या? एट द एंड पॉइंट जब ये सारा का सारा एसिड जो ये नीचे बीकर में है वो न्यूट्रलाइज होगा, एट द एंड पॉइंट यू विल ऑब्जर्व चेंज ऑफ कलर ऑफ दिस सोल्यूशन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक. कलरलेस टू पिंक चेंज कलर नोट करते हो, चेंज इन कलर आप नोट करते हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, जिस वॉल्यूम ऑफ NaOH पे वो एडिड पे वो होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ओके, और यहाँ पे आप इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ से निकालते हो? जहाँ पे आपको ग्राफ में कोई डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिले. मतलब कर्व पहले ऐसे मूव कर रही थी, बाद में ऐसे मूव करना शुरू होगी, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिली, तो दिस पॉइंट इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड at which the equivalence point occur. तो this will be the volume of NaOH which is added for the neutralization, और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशंस करोगे. ठीक है, और आज वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स जो मिलती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टाइट्रेशन के दौरान वो क्यों मिलती हैं और कैसे मिलती हैं. ओके, और जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है वहाँ से आपको क्या मिलता है? इक्विवेलेंस पॉइंट. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. और कैलकुलेशन कैसे करनी है? जैसे आप सिंपल टाइट्रेशन के केस में कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है. ओके, वो आप प्रैक्टिकल्स में करते हो ना कैलकुलेशंस टाइट्रेशन के लिए, वैसे ही करनी है. ओके, सो फर्स्ट इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस. तो इस टाइट्रेशन के केस में आपको कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा, देखते हैं. यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टेकन एसिड इन दी beaker and base in the burette above that beaker, and you are adding in small lots NaOH. Then you are, after every lot addition, you are observing the conductance of the resultant mixture. Okay, तो क्लियर. शुरू में HCl है, बाद में आपने NaOH ऐड करना शुरू कर दिया. जैसे जैसे आप NaOH के मान लो 0.5 ml के लॉट्स में डाल रहे हो, NaOH के स्मॉल स्मॉल लॉट्स डालोगे तो होगा क्या? HCl जो प्रेजेंट होगा बीकर में, that gets neutralized by NaOH, there is production of NaCl and water. ओके, क्लियर. तो हम कह सकते हैं कि बीकर में जो HCl है उसका H पॉजिटिव आयन जैसे जैसे आप NaOH ऐड कर रहे हो वो Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो रहा है, और H पॉजिटिव आयन की स्पीड फास्ट होती है. जैसे वो उस H पॉजिटिव आयन की स्पीड फास्ट होती है, जैसे जैसे वो Na पॉजिटिव आयन से रिप्लेस होता जाएगा जो कि स्लो मूविंग है, वैसे वैसे जैसे जैसे ये टाइट्रेशन मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन होगा तो H पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस होगा Na पॉजिटिव आयन से. उसकी वजह से क्या होता है? कंडक्टेंस इज गोइंग टू स्टार्ट डिक्रीज होती रहती है जब तक ये सोल्यूशन में जितना भी HCl है जब तक वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज होके पूरा का पूरा NaCl नहीं बन जाता, तब तक द कंडक्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज विद द वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड. ओके, तो ये डिक्रीज होती जा रही है. जब पूरा का पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो गया उसके बाद जो आप NaOH डालोगे वो NaOH क्या होगा? वो रिएक्शन नहीं ना करवाएगा, वो सिंपली NaOH जाएगा और उस सॉल्यूशन में वाटर ही है. क्लियर. उसमें क्या बनेगा? Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन. क्लियर. और ये जो आयन्स बनेंगे, क्लियर, और OH नेगेटिव आयन जो हो वो बेटर ट्रैवल करता है, बेटर स्पीड से ट्रैवल करता है एज कम्पेरिजन टू Cl नेगेटिव आयन. तो होगा क्या? देन आफ्टर जब आपका HCl पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो गया
जो आपने उसके बाद NaOH डाला, उसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन हुई, नंबर ऑफ आयंस सोल्यूशन में बढ़ने शुरू हुए, ड्यू टू दैट द कंडक्टेंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज। ओके, क्लियर। तो जब तक HCl न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक हम ऐसे बोलते हैं कि H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है Na पॉजिटिव आयन की H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो रहा है Na पॉजिटिव आयन से, जिससे क्या बन रहा है NaCl। NaCl इज ऑल्सो आयनिक। ओके, और Na पॉजिटिव आयन की स्पीड स्लो होती है एज कम्पेरिजन टू H पॉजिटिव आयन, सो दैट्स वाई होता क्या है, आपके पास सोल्यूशन में जो कंडक्टेंस करवाने की एबिलिटी है ड्यू टू स्लो स्पीड ऑफ Na पॉजिटिव आयन वो धीरे धीरे डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। बट जब सारा का सारा HCl न्यूट्रलाइज हो जाता है, देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, जो NaOH आप डालोगे वो सारा का सारा आयोनाइज होगा, क्योंकि NaOH इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उससे क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने शुरू हो जाते हैं इन दी सोल्यूशन, क्योंकि NaCl तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कंडक्टेंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज। क्लियर। तो ये वाला जो आपका डिप, सबसे लोएस्ट डिप है, वो आपको क्या बताता है, इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, नाउ द सेकंड टाइप ऑफ टाइट्रेशन, इसके केस में थोड़ा अलग ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, दैट इज वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। अरेंजमेंट यही है, नीचे आपने एसिड लेना है, बट इस बार एसिड जो है वो वीक है। लेट अस से आपने एसिटिक एसिड ले लिया है नीचे बीकर में, ओके, और ऊपर जो बोरेट में लिया है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज़ NaOH। ओके, क्लियर। व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे एसिटिक एसिड जो बेस में आपने लिया है उसमें आप NaOH डालते जाओगे, तो एसिटिक एसिड जो है वो सोडियम एसिटेट बनता जाएगा एंड वाटर प्रोड्यूस होता जाएगा। वाटर तो नॉन आयनिक हो गया, तो इसको तो छोड़ ही दो। तो इसमें आपको ऐसे लग रहा है कि जो एसिटिक एसिड है उसका H पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो रहा है Na पॉजिटिव आयन से। क्लियर। और दूसरी बात, ये जो सोडियम एसिटेट बना ये एक सॉल्ट है। क्लियर। तो सॉल्ट जो है वो बेटर आयोनाइज होगा एज कंपेरिजन टू एसिटिक एसिड। क्लियर। सो द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट which ionize to greater extent will leads to the increase in the conductance। तो जैसे जैसे आप NaOH डालते जाओगे, जैसे जैसे कंडक्टेंस कैरी होती, जैसे जैसे टाइट्रेशन होती जाएगी, तब तक क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज, बट इंक्रीज इतना ज़्यादा कोई खास नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा। क्लियर। और जब ये नीचे पूरा का पूरा जहाँ पे जितना भी एसिटिक एसिड आपने लिया हो, जब वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वही सोल्यूशन में न्यूट्रलाइजेशन तो अब हो नहीं रही, जितना भी NaOH डालोगे वो NaOH जो है वो नीचे आके आयोनाइज होगा, आयंस बनाएगा। तो होगा क्या, सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जिससे क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब इसके बाद तो ये वाला ट्रेंड फॉलो होगा ना, इंक्रीज वाला, जब NaOH ऐड होता है सिर्फ वाटर में। क्लियर। तो वो आयनाइज होता है सिंपल, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, तो आपके पास कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, तो यहाँ भी वही होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी उसके बाद। तो ये जो आपको डिसकॉन्टिन्यूटी देखने को मिली, ये वाला जो पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो NaOH का वॉल्यूम एडेड आएगा दैट विल बी द इक्विवेलेंस पॉइंट। ओके, तो इसके केस में ग्राफ आपको लाइक दिस, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन होती है, देन एट दैट टाइम यू विल ऑब्जर्व अ ग्राफ काइंड ऑफ दिस। ठीक है, चाहे कोई भी वीक एसिड हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे यहाँ पे आप KOH लो तो भी ऐसा ही ग्राफ देखने को मिलेगा आपको। ओके, थर्ड, टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आपने क्या लिया, नीचे जो है ये जो बीकर में लिया है, ये HCl अकेला नहीं है, इसके साथ आपने एसिटिक एसिड मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर डाला है, और आपने ये पता लगाना है कि उसमें मिक्सचर में एसिड कितना है, बेस कितना है। ठीक है, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से आप वो भी पता लगा सकते हो। क्लियर। तो मिक्सचर में आपके पास क्या है, इन द मिक्सचर यू हैव एसिटिक एसिड एंड HCl, एंड इन द बेस यू हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और सॉरी नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, और आपको पता है एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन ऐसी होती है, HCl की आयोनाइजेशन ऐसी होती है। क्लियर। और आपने क्या किया, ऊपर से बेस डालना शुरू कर दिया NaOH, बट शुरू में ये जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा +1 में। क्लियर। कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे HCl H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है सोल्यूशन में, जो ये आपने नीचे सोल्यूशन लिया होगा, तो उससे क्या होता है, ये वाला जो एसिटिक एसिड का जो इक्विलिब्रियम है वो ऑलमोस्ट बैकवर्ड साइड में ही शिफ्टेड रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है वो आयोनाइज नहीं होगा तब तक जब तक वो HCl सारा का सारा ख़त्म नहीं हो जाता HCl। तो HCl की प्रेजेंस में एसिटिक एसिड जो है वो आयोनाइज नहीं होगा। क्लियर। तो शुरू में जब आप टाइट्रेशन करवाओगे मिक्सचर की NaOH के साथ, ऊपर से NaOH डाल रहे हो, नीचे मिक्सचर है, ओके, तब क्या होगा, एट दैट टाइम जो मिक्सचर का H पॉजिटिव आयन है,
HCl वाला वही सिर्फ न्यूट्रलाइज होगा। एसिटिक एसिड तो आयनाइज हुआ ही नहीं, तो वो तो एज इट इज़ रह रहा है, तो उसका H जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में। सो फर्स्ट देयर विल बी द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्जर्व्ड। तो इसलिए आपको शुरू वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे, ये वाला पार्ट देखो, ये वाली कर्व शुरू में आपको वैसे ही देखने को मिली जैसी आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो डिप फर्स्ट वाली आएगी, ये क्या बताएगी कि कितना वॉल्यूम ऑफ NH लगा जो उस मिक्सचर में एसिड प्रेजेंट था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो ये डिप आ गई। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा सेल न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, ठीक है, उसके बाद जो आपका एसिटिक एसिड है, क्योंकि HCl न्यूट्रलाइज हो गई उसकी वजह से तो वाटर बना होगा, तो उसकी वजह से कॉमन आइन इफेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि HCl और NaOH जब रिएक्ट हुए देर इज प्रोडक्शन ऑफ NaCl। चलो ये भी आयन का मान लिया, इससे आयन्स प्रोड्यूस होंगे ये वाले। ओके, बट कॉमन वाला आयन तो नहीं प्रोड्यूस होगा, H पॉजिटिव आयन तो नहीं प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ये वाला फर्स्ट वाला एसिडिक एसिड का। क्लियर? तो NaCl और वाटर बना, और वाटर तो चलो वैसे ही इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम को, तो तब क्या होगा, तब एसिटिक एसिड जो है वो ये वाला इक्विलिब्रियम बना देगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन बनेंगे, तो तब HCl की न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाएगी जब आप फर्दर NaOH डालोगे। क्लियर? तो उसके लिए वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। वीक एसिड वीक बेस में, सॉरी, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या था, शुरू में कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड खत्म हो गया ना सारा का सारा, बचा क्या है नीचे बीकर में, वीक एसिड। तो वीक एसिड के केस में जब उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो शुरू शुरू में कंडक्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज करती है, और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पूरा का पूरा, जो कि यहाँ पे है ये पॉइंट के बाद, देन आफ्टर यू विल गेट, ठीक है। तो ये कब आपको ये जो सेकेंड हाफ है ये बता रहा है वीक बेस की न्यूट्रलाइजेशन का, वीक एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कब हुई, सॉरी, ठीक है। और जो फर्स्ट हाफ है वो ये क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की न्यूट्रलाइजेशन कब हुई। ओके, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द acid, strong acid present in the mixture, and this is the volume of NaOH which is required to neutralize the weak base in the mixture, weak acid in the mixture, sorry। ठीक है, क्लियर? तो इन दोनों ग्राफ का, जो पीछे वाले ग्राफ है, दोनों ग्राफ का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिला यहाँ पे। ओके, एंड नाउ फोर्थ इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब उल्टा है, ठीक है, नीचे आपने एसिड ही लेना है, बट आप इस बार आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया, बट जो ऊपर से बेस ले रहे हो दैट इज वीक। ओके, जैसे वीक बेस का एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यू हैव टू टेक एसिड ऑलवेज इन दी बीकर। ओके, क्लियर? ये रूल बना लो अपने दिमाग में, और आपको ऐसी ही सिचुएशंस आएंगी कि जिसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे अगर आए तो, जिसमें एसिड आपने नीचे बीकर में लिया हुआ है, ठीक है, एसिड बेस। ओके, एसिड आपने HCl लिया, बेस आपने ये लिया। एसिड बेस रिएक्शन से क्या होगा, HCl में जब NaOH डालोगे देर इज HCl का जो H पॉजिटिव आयन है वो अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि HCl में क्या चेंज देखने को मिल रहा है, जो बॉटम में है, जैसे जैसे आप उसमें NaOH डाल रहे हो तो उसकी वजह से NH4Cl बन रहा है, ठीक है, मतलब H पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस हो रहा है NH4 पॉजिटिव आयन से। ओके, क्लियर? और H पॉजिटिव आयन जो है वो फास्ट मूविंग है, जिससे वो रिप्लेस हो रहा है अमोनियम आयन वो स्लो मूविंग है। तो इट मीन्स जो सोल्यूशन जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक क्या होगा, सोल्यूशन का जैसे जैसे आप NH4OH डालते जाओगे वैसे वैसे HCl जो है वो कन्वर्ट हो जाता जाएगा अमोनियम क्लोराइड में, जिससे क्या होगा, जो कंडक्टेंस है वो कन्वर्ट कम होती जाएगी, क्योंकि H पॉजिटिव आयन का अमोनियम आयन से रिप्लेसमेंट करना मीन्स स्लो मूविंग आयन से रिप्लेसमेंट करने का मतलब क्या है, कंडक्टेंस कम करना। तो धीरे धीरे आपको कंडक्टेंस कम होती दिखेगी व्हेन यू कीप ऑन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन दी HCl। बट जब सारा का सारा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जाएगा वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जाएगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और सिमिलरली शुरू में जो NH4Cl बन चुका है वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि टाइट्रेशन के दौरान अमोनियम क्लोराइड बना है ना, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, और उससे होगा क्या, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, मान लो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो भी रहा होगा, बट न्यूट्रलाइजेशन के बाद जितना भी आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, ये वाला, इसकी वजह से अमोनियम अमोनियम आयन जो बनेगा, ठीक है, उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, जैसे जैसे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन डालते जाओगे आप, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन तो हो नहीं रही, जितना जितना और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते जाओगे उसकी वजह से जो अमोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से
इक्विलिब्रियम दोनों के बैकवर्ड शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना भी डाल लो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में रह रहा है, क्लियर, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन जैसे ही आप बढ़ाते हो वैसे ही वो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाता है। दोनों इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड का भी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी। जिससे क्या होगा, एक नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो एक तरह से फिक्स हो जाएंगे कि इतने के अमोनियम आयंस जो हैं वो रहेंगे सोल्यूशन में, और इतने की हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड आयंस सोल्यूशन में मौजूद होंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं मौजूद हो सकते। तो नंबर ऑफ आयंस जब फिक्स हो जाते हैं तो होता क्या है, कंडक्टेंस भी फिक्स हो जाती है, क्लियर। तो कंडक्टेंस फिक्स होगी तो उसके बाद क्या होगा, कंडक्टेंस आपको फिक्स देखने को मिलेगी। तो आपके इस केस में आपको ग्राफ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्लियर, एल शेप। और ये इसके बाद आपके पास, इस पॉइंट के बाद आपके पास न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुई है, तभी तो उसका ट्रेंड डिफरेंट हो गया। सो दैट्स वाई दिस इज द इक्वलेंस पॉइंट इन केस ऑफ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। अब नेक्स्ट टाइप है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन आपको पता है जिसमें प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं। तो हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड की। सिल्वर नाइट्रेट इज टेकन इन द बीकर, नीचे लिया हुआ है, और ऊपर से बुलेट से कौन ऐड हो रहा है, KCl, ओके। तो AgNO3 प्लस KCl इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ठीक है। हम AgNO3 लिया है ना हमने बीकर में, तो हम AgNO3 में देखेंगे क्या चेंज आया है। AgNO3 जब KCl से रिएक्ट किया तो उसने बना क्या, KNO3। तो हम ये बोल देंगे Ag पॉजिटिव आयन रिप्लेस हो गया K पॉजिटिव आयन से, ठीक है, क्लियर। और जो साथ में AgCl बनता है वो तो प्रेसिपिटेशन में चला गया, क्लियर। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव आयन इज रिप्लेस्ड बाय K पॉजिटिव आयन, और Ag पॉजिटिव आयन और K पॉजिटिव आयन की स्पीड ऑलमोस्ट सेम होती है, क्लियर। तो शुरू में आपको क्या होगा, कोई कंडक्टेंस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा व्हेन यू कीप ऑन एडिंग KCl, ठीक है। KCl क्या करेगा, AgNO3 का Ag पॉजिटिव आयन रिप्लेस करके खुद का K पॉजिटिव आयन भेज देगा, ओके। जिससे क्या होगा, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कंडक्टेंस पे। जितनी AgNO3 की वजह से कंडक्टेंस होती है उतनी ही KNO3 की वजह से कंडक्टेंस होती है। AgCl तो बाहर ही चला गया क्योंकि ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ गया, तो इसके आयंस तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे कंडक्टेंस में। तो शुरू में कंडक्टेंस इंक्रीज़ नहीं होगी जितना मर्जी वॉल्यूम ऑफ KCl ऐड करते जाओ, जब तक सारा का सारा AgNO3 न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता। और आफ्टरवर्ड जो KCl ऐड करोगे, KCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो KCl ऐड करोगे उसकी वजह से क्या होगा, K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन और ऐड होते जाएंगे सोल्यूशन में नीचे। जितने K पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट आयन है वो तो हैं ही हैं, और साथ में जब आप KCl और ऐड करते जाओगे उससे K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन और ऐड होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंडक्टेंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग जब ये AgNO3 की न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जितना भी KCl डालोगे वो सारा का सारा K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करने में जाएगा, जिससे क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। सो आफ्टर दिस पॉइंट, जब आपके पास इक्विवेलेंस, जिसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं, जब सारा का सारा AgNO3 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, द KCl एडेड विल गो टू इंक्रीज दी कंडक्टेंस, ओके, क्लियर। तो इक्विवेलेंस पॉइंट आपको ये है, आपका ये है, क्लियर है। सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ टाइट्रेशन विच यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ओके, क्लियर। तो आप स्क्रीन कैप्चर कर लो। फर्स्ट इज़ टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तब आपको ऐसे वी शेप कर्व देखने को मिलती है। सेकेंड इज़ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तब आपको अ काइंड ऑफ जे शेप देखने को मिलती है, क्लियर। टाइट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना नीचे बीकर में आपके पास हमेशा एसिड है या एसिड का मिक्सचर है जो भी है, तो इसके केस में, जब मिक्सचर के केस में दोनों ग्राफ का कॉम्बिनेशन देखने को मिला, क्लियर। एंड लास्ट केस, फोर्थ और फिफ्थ के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था तो आपको एल शेप कर्व देखने को मिली, और प्रेसिपिटेशन के केस में आपको अ काइंड ऑफ जे शेप देखने को मिली, नॉट जे शेप, अ काइंड ऑफ this kind of shape, okay, clear. So this was the last topic of electrochemistry. So students, now we are going to study, in the next lecture we will continue with chapter chemical kinetics, okay, clear. Till then, thank you students.